अवनी, उफ़! इन नज़रों से यूँ ना देखा कीजिए, दिल धड़क उठता है। और ज़्यादा घूरेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जो गुस्से की परत चढ़ा रखी है चेहरे पर, मोहब्बत उसे तोड़कर बाहर आने पर मचल उठे। क्योंकि जनाब नशा अगर आपकी आँखों में है तो कशिश हम में भी कम नहीं। आप में क्षमता है किसी को दीवाना बनाने की तो किसी को पागल ना बना दें तो फिर हम भी हम नहीं। मुझे लगा मेरी मुझे लगा मेरी ही नसीब सो गया है। हाय तेरा दिल हाय मेरा दिल, अपनी गाती हुई मुस्कुराने लगी। आशीष ने उसकी तरफ घूर कर देखा। आशीष ने उसकी तरफ घूर कर देखा। उफ़! इन नज़रों से यूँ न देखा कीजिए, दिल धड़क उठता है। और ज़्यादा घूरेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जो गुस्से की परत चढ़ा रखी है चेहरे पर, मोहब्बत उसे तोड़कर बाहर आने को मचल उठे। क्योंकि जनाब नगर क्योंकि जनाब नशा अगर आपकी आँखों में है तो कशिश हम में भी कम नहीं। आप में क्षमता है किसी को दीवाना बनाने की तो किसी को पागल ना बना दें, फिर हम भी हम नहीं। मुझे लगा मेरा ही नसीब सो गया है। हाय तेरा दिल हाय मेरा दिल हो गया है। अपनी गाते हुए मुस्कुराने लगी। आशीष ने उस पर जलती निगाह डाली और गुस्से से घर के नौकरों को आवाज़ देने लगा। पल भर में सभी नौकर दरवाजे पर गर्दन झुकाए खड़े थे। कुसुम जी भी वहां आ गईं। साधना और शविन्या कॉलेज के लिए निकल गई थी और राकेश जी भी किसी काम से बाहर गए थे। कुसुम जी नौकरों को एक तरफ कर अंदर आए। उन्होंने देखा आशीष कबर्ड खोलकर कपड़े बाहर फेंक रहा था। कुसुम जी ने अवनी की तरफ देखकर भवें ऊंची करके पूछा, क्या हुआ? अवनी ने मुस्कुराकर पलकें झपका दी। उठाओ ये कपड़े और गेस्ट रूम में रख जाओ। आशीष ने नौकरों की तरफ देखकर कहा। नौकर तुरंत अंदर आए और कपड़े उठाने लगे। ये सब क्या है आशीष? बहू के कपड़े गेस्ट रूम में क्यों? तुम दोनों में कोई लड़ाई हुई है क्या? कुसुम जी ने पूछा। आशीष ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी के पास आकर उसकी बाँह पकड़कर दरवाजे तक लाकर बोला, निकलो, मैं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आपके साथ इसी कमरे में। अवनी ने आंखों में आंखें डालकर कहा, घर में रहने दे रहा हूँ, यही काफ़ी है। काफ़ी नहीं, चाय पसंद है मुझे। आशीष ने उसे चिढ़कर देखा। अवनी अपनी बात कहकर अंदर आ गई और नौकरों के सामने आकर बोली, ये कपड़े यहीं रखो और जाओ यहाँ से। नौकरों के हाथ रुक गए पर आशीष की तरफ देखकर वो वहाँ से जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। आशीष वहाँ आया और नौकरी की तरफ देखकर बोला, सुना नहीं क्या कहा मैंने? और तुम अपनी हद मत भूलो। अवनी की बाह पकड़कर उसे दीवार पर लगाते हुए बोला, अवनी हद में ही चौहान साहब। क्योंकि अगर मैं बेहद हो गई तो आपके लिए अपनी हद में रहना मुश्किल हो जाएगा। मतलब तुम सीधे से नहीं जाओगी तो ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम इस कमरे में कैसे रहती हूँ और मैं भी देखती हूँ आप मुझे बाहर कैसे करते हैं। क्या लगता है कि मेरे कपड़े फेंकवा कर आप मुझे इस कमरे से बाहर कर देंगे? तो जस्ट वेट एंड वॉच। कहते हुए अवनी ने आशीष से खुद को छुड़ाया और उसकी कपड़ खोलकर उसकी शर्ट उठाई और वॉशरूम चली गई। आशीष की भवें इकट्ठी हो गई। क्या हो रहा है यहाँ आशीष? कब से देख रही हूँ, चल क्या रहा है यहाँ? आज से ये इस कमरे में नहीं रहेगी, आशीष ने कहा फिर नौकरों से। हुआ नहीं तुम्हारा, जल्दी उठाओ और जाओ यहाँ से। ये सब क्या है आशीष? बहू को दूसरे कमरे में क्यों? वो तुम्हारी पत्नी। वो मेरी पत्नी नहीं है और ना ही आपकी बहू है। कोई वजूद नहीं है उसका इस घर में। इस शादी को इतनी गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। ये कैसी बातें कर रहा है तू? शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है। ऐसे कैसे वो तेरी पत्नी नहीं है? मैंने कहा ना चाची माँ, मैं उसे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दे सकता। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। सबकी नज़र उस ओर चली गई। अपनी आशीष की शर्ट पहने वॉशरूम के दरवाजे पर कमर पर हाथ रखे खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। तो बोलिए चौहान साहब, इस कमरे में रहने के लिए मुझे उन कपड़ों की ज़रूरत है क्या? आशीष की आंखें फैल गई। उसकी नज़र तुरंत से नौकरों की तरफ घूम गई। उन्हें देख वो चिल्लाते हुए बोला, निकलो यहाँ से, और अवनी की ओर बढ़ गया। क्या वाहियात हरकत है, आशीष ने गुस्से से कहा। क्यों, अच्छी नहीं लग रही? ऐसा है चौहान साहब कि मुझे इस कमरे में रहने के लिए उन कपड़ों की ज़रूरत नहीं। मैं तो आपसे ही काम चला लूँ। आशीष की आंखें फैल गई। मेरा मतलब आपके कपड़ों से काम चला लूँगी। कुसुम जी चेहरा घुमाकर हंस पड़ी। आशीष ने उनकी तरफ देखा। मैं चलती हूँ, तुम लोग आपस में निपट लो।
कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। आशीष ने अवनी की तरफ जलती सी निगाह डाली। कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं आप? बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है शर्ट से। अवनी ने मुस्कुराकर उसे देखा। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? ओह सॉरी, मैं तो डर गई चौहान साहब, आप नाराज मत होइए, मैं अभी उतार देती हूँ। कहते हुए उसने उसके हाथ अपने बटन की तरफ गए। आशीष की आंखें फैल गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से उसे देखकर धकेल कर दरवाजे के अंदर कर दिया। दरवाज़ा खोलिए चौहान साहब। अवनी ने अंदर से दरवाज़ा खटखटाया। आशीष ने गुस्से से एक मुक्का दरवाजे पर जड़ दिया और कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे को लॉक कर दिया। वो बाहर जाने लगा, फिर अपनी आंखें मीचते हुए वापस आया और कमरे का दरवाज़ा अनलॉक कर ड्राइवर को आवाज़ देते हुए गाड़ी निकलने को कहा और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद कुसुम जी वहाँ आई और जाकर अवनी का दरवाज़ा खोल दिया। अवनी बाहर आई। कुसुम जी ने उनकी तरफ देखा और बोली, कुछ ज़्यादा परेशान नहीं कर रही हो तुम उसे? यही एक रास्ता है चाची माँ, और कहीं वो ज़्यादा गुस्सा हो गया तो? यही तो चाहती हूँ कि उनका क्रोध बाहर आए। चाहती हूँ मैं कि उनका क्रोध बाहर आए, चाहे मुझ पर ही। तभी उसके मन के अंदर की कोमल भावनाएं वापस सांस लेने की जगह मिले। लेकिन इन सब में तुम्हें चोट पहुंच सकती है। वो गुस्से में अपने आप से बाहर हो जाता है, किसी की सुध नहीं रहती उसे। आपको लगता है वो मुझे चोट पहुंचाएंगे? मुझे नहीं लगता, और अगर पहुंचती भी है तो कोई गम नहीं। मेरी जिंदगी में इसके अलावा जीने का और कोई मकसद नहीं बचा। कहते हुए अवनी की आवाज़ नरम पड़ गई। कुसुम जी ने उसकी तरफ देखा और उसे अपने गले लगा लिया। जानती हूँ बेटा, तुम इस समय किस स्थिति से गुजर रही हो, पर हिम्मत रखो, महादेव सब ठीक करेंगे। दीप्ति घरों को व्यवस्थित कर रही थी, पर उसकी नजर बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती। आ जाएंगे, अभी समय नहीं हुआ है, दीप्ति की माँ ने उसे देखते हुए कहा। मैं तो बस देख रही थी कि दरवाजा तो साफ है ना, दीप्ति ने झेप छुपाते हुए कहा। उसकी माँ हंसती और उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए बोली, बहुत खुश हूँ तेरे लिए, साहिल बहुत अच्छा है। एकदम वैसा जैसा दामाद मैं अपनी बेटी के लिए चाहती थी, जो तेरे गुस्से को प्यार और समझदारी से संभाल ले, जो तुझे इतना प्यार दे कि तू अपनी जिंदगी की सारी करवाहट भूल जाए। और वो प्यार देखा है मैंने साहिल की आंखों में। दीप्ति ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन झुका दी। उसकी माँ ने उसका हाथ थामते हुए कहा, वो एक अच्छा इंसान है, पर तू भी अपने गुस्से और अपनी वाणी पर जरा नियंत्रण रखना। दीप्ति ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी गाड़ी की आवाज़ आई। लगता है वो लोग आ गए। जाकर दरवाज़ा खोल। अब जाकर खोलिए, मैं किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करती हूँ। वाह, मेरी बेटी तो शर्माना भी जानती है, माँ ने कहा तो दीप्ति मुस्कुराते हुए उनके गले लग गई। माँ ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शुक्रिया मेरी बात मानने को, वरना मुझे लगा तुम्हें दुल्हन बने देखना मेरी किस्मत में ही नहीं, क्योंकि मेरी बेटी ही मेरे ख्वाबों की दुश्मन है। आपकी खुशी तो मेरे जीने का मकसद है माँ। जिस बात से आपको खुशी मिलती है वो करने में मैं कैसे मना कर सकती हूँ। बस ये नए रिश्तों से थोड़ा डर लगता है, पर साहिल जी बहुत अच्छे हैं। अब तक जिनसे भी मिली हूँ सबसे अलग। वो न सिर्फ मुझे पसंद करते हैं, बल्कि मेरा और मेरी भावनाओं का सम्मान भी करते हैं। दीप्ति ने अलग होते ही कहा। माँ ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसका माथा चूम लिया। डोरबेल बजी तो दीप्ति उठकर किचन की तरफ चली गई और माँ ने आकर दरवाजा खोला। साहिल अपने माता पिता के साथ दरवाजे पर खड़ा था। उसने झुककर दीप्ति की माँ के चरण स्पर्श किए। दीप्ति की माँ ने सबका अभिवादन करते हुए अंदर आने के लिए कहा। सब आकर अंदर बैठ गए। साहिल ने सब और दीप्ति उसे नहीं दिखी। उसके माता पिता दीप्ति की माँ से बात कर रहे थे। साहिल दीप्ति को देखने के लिए बेचैन हो रहा था। थोड़ी देर में दीप्ति सबके लिए पानी लेकर वहां आई। एक नज़र साहिल को देख उसने सबको पानी दिया और साहिल की माता पिता के चरण स्पर्श किए। जीती रहो बेटा, साहिल की माँ ने दीप्ति के सर पर हाथ रखते हुए कहा। फिर अपने पास बैठाकर उसका चेहरे ऊपर से देखते हुए बोली, वही मानना पड़ेगा साहिल के पापा, आपके बेटे ने बहू तो बहुत खूबसूरत ढूंढी है। दीप्ति ने अपनी पलकें झुका ली। वैसे एक बात बताओ बेटा, इसने तुम्हें पसंद किया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, पर तुमने इस नालायक को कैसे पसंद कर लिया? दीप्ति ने साहिल की तरफ देखा। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसे क्या देख रही हूँ, उससे थोड़ी पूछा है। मैं तो कहती हूँ अभी भी समय है, अच्छे से सोच लो। बोलो, पसंद है तुम्हें? माँ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, दीप्ति ने कहा और उठकर कमरे में चली गई।
उसकी हरकत पर सब हंस दिए। साहिल भी हंसते हुए उसे देख रहा था। मैं तो कहती हूँ बहन जी, छोड़िए सगाई वगाई, सीधे शादी करवाते हैं, साहिल की माँ ने कहा। दीप्ति किचन के दरवाजे पर पहुंच गई थी। उनकी बात पर उसने मुड़ कर देखा। साहिल उसे ही देख रहा था। उससे नजर टकराई तो साहिल ने अपनी एक आंख दबा दी। दीप्ति मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। माँ, मैं अभी आया, साहिल ने उठते हुए कहा। हाँ हाँ, जाकर मदद कर मेरी बहू की, अकेले लगी है बेचारी। साहिल मुस्कुरा कर रह गया और किचन की तरफ बढ़ गया। वो दरवाजे पर पहुंच गया तो दीप्ति नाश्ता लगाने में व्यस्त थी। वो दबे पांव उसके पास आकर स्लैब से टेक लगाकर खड़ा हो गया और अपना गाल साफ करते हुए उसकी तरफ देखा। आप यहाँ क्यों आ गए? सब क्या सोचेंगे? दीप्ति ने अपना काम करते हुए कहा। ये क्या करने लगी हैं आप दीप्ति? साहिल ने कहा। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। दीप्ति ने उसकी तरफ देख कर पूछा। ये जो आपने अपना रूप परिवर्तित कर लिया है ना, मुझे पसंद नहीं आया। मैं अब भी कुछ नहीं समझी। साहिल ने उसका हाथ पकड़ अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर में बाहर लपेटते हुए बोला। आपको ये सामान अच्छा लगता है, इनफैक्ट बहुत अच्छा लगता है, पर आप ये जो एकदम से शांत सी हो गई हैं, ये अच्छा नहीं लगता। आपकी वो तीखी मिर्ची वाला रूप ही अच्छा है। कुछ दिनों से बहुत मिस कर रहा हूँ उसे। शादी हो जाने दीजिए, फिर रोज तीखी मिर्च के दर्शन भी करवा दूंगी। दीप्ति ने मुस्कुराती हुई कहा। ऐसा क्या? साहिल ने उसे अपने करीब करते हुए पूछा। दीप्ति ने पलकें झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी। बस माँ पापा को लाए हैं आप, और कोई नहीं आया साथ? आने को तो बहुत लोग थे, पर मैंने नहीं बुलाया। आपकी तरफ से भी तो कोई नहीं है। मेरा मेरा कोई है भी नहीं। एक सहेली है, पर वो भी दूर हो गई है। चाहूँ तो भी नहीं बुला सकती। दीप्ति ने थोड़ी मायूसी से कहा। उसका चेहरा देख साहिल के दिल में एक चुभन सी हुई। उसने दीप्ति की तरफ देखा, फिर उसके बाल में उंगली से कान के पीछे करते हुए कहा। दीप्ति, एक बात पूछूं आपसे? जी। मैं आपसे बेहद प्यार करता हूँ, जानती हूँ। दीप्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, आप नहीं जानती कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। एक वादा कीजिए कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। जी नहीं पाऊंगा आपके बिना। ये आप आज के दिन कैसी बात कर रहे हैं? प्लीज ऐसा मत बोलिए। नहीं दीप्ति, वादा कीजिए आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगी। कभी कोई गलती हो जाए मुझसे तो बेशक से खफा हो जाइएगा। मन करे तो सजा भी दे देना, पर मुझे खुद से दूर कभी मत करना। बस मैं सह नहीं पाऊंगा। दीप्ति ने बारी बारी से उसकी आंखों में देखा और बोली। इतना चाहते हैं मुझे? साहिल ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और उसके गाल पर हाथ लगाकर बोला। बोलिए दीप्ति, नहीं जाएंगी ना मुझसे दूर? कभी नहीं, कहते हुए दीप्ति ने उसकी हथेली चूम ली। साहिल की आंखों में नमी उतर आई। उसने दीप्ति को अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें मूंद ली। साहिल जी, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप देंगे? अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप देंगे? जान छोड़कर सब मांग लीजिए। जान नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे जीना है आपके साथ। दीप्ति के होंठों पर मुस्कान खिल गई। वो बोली। आपकी जान तो अब मेरी जान है, जो पहले से ही मेरी हो, उसे क्या मांगू? दीप्ति की बात सुनकर साहिल ने अपनी बाहें और कस दी। दीप्ति मुस्कुराते हुए बोली। सारा प्यार क्या आज ही लौटा देंगे? अभी तो पूरी उम्र पड़ी है मिस्टर शेखावत। इतना प्यार है दिल में कि मैं उम्र भर ये लुटाता रहूं, फिर भी कम पड़ेगा मुझे शेखावत। पर ऐसे में अपनी बात कैसे कह पाऊंगी, और अगर कहीं कोई आ गया तो? दीप्ति ने कहा। साहिल उससे अलग हुआ और उसकी तरफ देखकर बोला। कहिए। दीप्ति ने उसकी तरफ देखा। यहीं पर हमारी कहानी के इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोग को कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।